अगर आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो, अगर अभी भी आप 10th क्लास के अंदर गए हो और नेक्स्ट ईयर आप 10th का एग्जाम देने वाले हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी भी 10th क्लास के अंदर गए हैं और नेक्स्ट ईयर 10th का एग्जाम देने वाले हैं। तो उन्हें इन एक साल के अंदर 10th की कैसे प्रिपरेशन करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है जिससे उनके 10th के मार्क्स अच्छे बन सके, तो उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऐसे टोटल 8 पॉइंट्स हैं। उन 8 पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप इस पूरे एक साल में तैयारी करोगे और इस एक साल के अंदर आपके 10th के जो मार्क्स हैं वो काफी अच्छे बनेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम इन 8 पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर स्कूलिंग। हालांकि ये पॉइंट आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, बट ये काफी इफेक्टिव पॉइंट है कि आपको डेली स्कूल जाना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनके माइंड में ये रहता है कि अगर स्कूल नहीं जाएंगे और घर पर बैठ के तैयारी करेंगे तो उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, किसी अदर स्टेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टेट बोर्ड में ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, सिर्फ एग्जाम टाइम होता है तो एग्जाम टाइम पर मुंह उठा के चले जाते हैं और एग्जाम देके आ जाते हैं। तो मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको स्कूल डेली जाना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो स्कूल नहीं जाएंगे, घर पे बैठ के तैयारी करेंगे तो उनकी तैयारी हो जाएगी, बट ये रियल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि जो स्टडी एनवायरनमेंट आपको स्कूल में मिलेगा वो स्टडी एनवायरनमेंट आपको कहीं भी नहीं मिल सकता और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हो सकती। और कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सीबीएसई के अंदर पढ़ाई नहीं होता, तो ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर पढ़ाई होती है। बाकी अदर बोर्ड्स का हमें नहीं पता, बट सीबीएसई क्योंकि सेंट्रल बोर्ड के अंदर होता है तो उस बोर्ड के अंदर आपको पढ़ाई काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। और आपको अपने अटेंडेंस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट में जाके अटेंडेंस के मार्क्स और उसका भी कोई ना कोई इंपैक्ट आपके एग्जाम के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता ही है। तो पहला पॉइंट मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि गो स्कूल रेगुलरली एंड डोंट बी एब्सेंट अननेसेसरीली। अब हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है स्टडी रेगुलरली। अब आप सोच रहे हो भाई स्टडी तो रेगुलरली करनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा अलग है। अलग कैसे समझो, इसमें आपको 2 तरह के स्टडी पैटर्न को फॉलो करना है। पहला जो स्टडी पैटर्न है वो है डेली बेसिस। डेली बेसिस कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप आज स्कूल गए, अब स्कूल में जाके आपके मैथ्स की कुछ पढ़ाया गया, एसएसटी में कुछ पढ़ाया गया, साइंस में, संस्कृत में, हिंदी में, मतलब आपके जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आपको स्कूल के अंदर पढ़ाया गया। तो आपको करना क्या है, आपको घर पे आके उसी दिन जो स्कूल में पढ़ाया गया उसी को उसी दिन घर पे आके दोबारा रिवाइज करना है, दोबारा स्टडी करना है, दोबारा पढ़ाई करना है। अब स्कूल में जो आपको होमवर्क मिला होगा वो होमवर्क तो करना ही करना है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन मैं होमवर्क की बात नहीं कर रहा, जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया ना, जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया उसको ही आपको घर पे आके रिवाइज करना है, स्टडी करना, ऊपर से देखना है। इससे क्या होगा, अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई स्कूल में टीचर ने हमें बता दिया, हमें समझ में आ गया, अब हम कर लेंगे। लेकिन जब उसी टॉपिक को हम 3-4 दिन बाद पढ़ते हैं ना तो हमें वो टॉपिक समझ में नहीं आता और दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपके स्कूल में आपके टीचर ने जो भी पढ़ाया है, होमवर्क तो करना ही करना है, बट जो पढ़ाया है उसको उसी दिन घर पर जाके आपको दोबारा स्टडी करना है, रीड आउट करना है, ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए और आपके माइंड में वो चीज बैठ जाए। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया पहला तरीका स्टडी का, जो कि है डेली बेसिस। अब जो दूसरा तरीका है आपको वो भी फॉलो करना है, जो कि है वीकली बेसिस। वीकली बेस का मतलब यहां पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके स्कूल में जो भी पूरे वीक पढ़ाई हुई है, मंडे टू सैटरडे, फ्राइडे, जो भी आपका स्कूल डे है उस डे जो भी पढ़ाई हुआ है, तो आपको सैटरडे या फिर संडे को जो भी छुट्टी मिलती है तो उस छुट्टी के अंदर आपको पूरे हफ्ते जो भी बातें बताई गई है, जो भी पढ़ाया गया, उस पूरे का आप एक अलग से कॉपी में पॉइंट बना लो, ताकि वो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे 2 स्टडी पैटर्न को फॉलो करना है, एक डेली बेसिस पैटर्न को और एक वीकली स्टडी पैटर्न को। और किसी भी हालत में आपको ये दोनों ही स्टडी पैटर्न को पूरे साल नहीं छोड़ना है। मान लो अगर आप छोड़ देते हो, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने डेली बेसिस वाला जो स्टडी पैटर्न है वो छोड़ दिया, मतलब आज के दिन आपके टीचर ने आपको जो भी पढ़ाया और आप वो घर पे जाके रिवाइज नहीं करते, आप सोचते हो कि आप कल या परसों रिवाइज कर लोगे। तो मान लो अगर आप कल रिवाइज करने बैठोगे ना, तो कल के दिन जो आप रिवाइज करने बैठोगे वो आज का भी रिवाइज करोगे और जो कल पढ़ाया जाएगा वो भी तो रिवाइज करोगे ना। तो आपके पास स्टडी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब दिन आगे बढ़ते जाएंगे और आपको जो स्टडी करना है वो आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। और एक साथ आप एक ही साथ इतनी सारी स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप डेली स्टडी पैटर्न को फॉलो करो, मतलब स्कूल में जिस दिन जो पढ़ाया गया घर पे आके उसको स्टडी करना है, और साथ ही साथ वीकली स्टडी भी करो कि पूरे हफ्ते जो पढ़ाया गया उसकी भी आप एक कॉपी बना लो अलग से और उसके मेन पॉइंट्स को आप एक अलग कॉपी में नोट करो, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, जिससे आपके मार्क्स की इंप्रूवमेंट अच्छी होगी। और एक ही चीज को आप जितनी बार लिखोगे, पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, वो आपको उतनी आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है वेकेशंस। आपको पता है कि आपके स्कूल में 2 वेकेशंस पड़ती हैं, एक समर वेकेशंस पड़ती हैं और एक विंटर वेकेशंस पड़ती हैं। तो ये दोनों ही वेकेशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये बात अपने माइंड से आप निकाल दो कि जो समर वेकेशन है या फिर जो विंटर वेकेशन है ये आपकी मौज मस्ती के लिए या फिर आप इसमें घूमोगे फिरोगे, नानी घर पर जाके ऐश मौज करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि अभी जो टाइम है इस टाइम पे कुछ स्कूलों के अंदर समर वेकेशन पड़ चुकी होंगी या फिर कुछ में पढ़ने वाली होंगी। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि इस वेकेशन को आपको मौज मस्ती में ना बिता के इसका फायदा उठाना है और घर पर जितनी ज़्यादा हो सके
सके उतनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी है, खास करके ऐसे सब्जेक्ट की जिसमें स्टडी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनको इन सब्जेक्ट को छुट्टी पढ़ने से पहले टीचर्स ने पढ़ा दिया होगा। आपको क्या करना है कि जब छुट्टियां पढ़ेंगी तो उन्हीं सब्जेक्ट को जो टीचर ने पढ़ा दिया उसको आप दोबारा पढ़ो, दोबारा रीड आउट करो। मैथ्स करवाया तो मैथ्स का जो टॉपिक करवाया गया स्कूल के अंदर, मैथ्स का जो चैप्टर करवाया गया उसी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करो। साइंस आपका प्रैक्टिकल है, थ्योरी हो, दोनों है, उसके भी जितना हो सके उतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो उन्हीं चैप्टर्स के जो स्कूल में पढ़ा दिया गया है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हो, कोई नया चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हो तो उसमें आपको दिक्कत होगा, नया चैप्टर पढ़ने में आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा थर्ड पॉइंट यहाँ पे यही रहेगा कि चाहे आपका विंटर वेकेशन हो चाहे समर वेकेशन हो, उनको आप वेस्ट मत करो, बल्कि जितना ज़्यादा हो सके स्टडी करो, पॉइंट्स बनाओ, डिस्कशन करो, रिवीजन करो, क्योंकि जो बच्चे टॉपर होते हैं वो इन्हीं टाइम का बेनिफिट उठाते हैं। तो आपको भी वही करना है। बट अगर आप चाहते हो कि इन समर वेकेशंस में आप रिवीजन ना करके बल्कि नए टॉपिक्स को सीखो, नए टॉपिक्स को पढ़ो, न्यू चैप्टर डिस्कस करो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं इन समर वेकेशंस के अंदर 10th क्लास के एसएसटी के न्यू चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर दूंगा पॉइंट के साथ, और आप वहां पे न्यू चैप्टर्स को समझ सकते हो और स्कूल खुलने का वेट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे उन चैप्टर को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और इससे आपका सिलेबस भी कम टाइम में कवर हो जाएगा और आपको लास्ट में रिविजन करने का टाइम मिलेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करना। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है बुक्स के बारे में। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि 10th क्लास की स्टडी के चक्कर में बहुत सारी बुक्स को पढ़ लेते हैं, इधर की बुक, उधर की बुक, इस राइटर की बुक, उस राइटर की बुक, बल्कि इनके बीच में जो मेन बुक होता है वो पढ़ना भूल जाते हैं। दैट इज एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई पैटर्न बुक। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि जो भी आप बुक स्टडी करो, अच्छी बात है एक्स्ट्रा बुक स्टडी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्स्ट्रा बुक मत पढ़ो, आप एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ो, बट एक्स्ट्रा बुक को पढ़ने से पहले, साइड बुक को, हेल्प बुक को पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी की बुक्स को जरूर पढ़ें। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट का जो बेस होता है मेन, वो एनसीईआरटी से ही होता है। चाहे आप हिंदी करें, इंग्लिश करें, मैथ्स करें, साइंस करें, एसएसटी करें, व्हाटएवर द सब्जेक्ट यू आर डूइंग, तो हर एक सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, आंसर्स को, चैप्टर को, पॉइंट्स को, जो भी चीजें एनसीईआरटी की बुक के अंदर दी हुई है पहले उसको डिस्कस करना है, उसको याद करना है, उसको समझना है। और जब एनसीईआरटी वो कंप्लीट हो जाता है तब आपको उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा बुक यानी सैड बुक उठाना है और उसको स्टडी करना है। अब वो स्टडी कैसे करोगे वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो एनसीईआरटी की मैथ्स है, ठीक है। अब एनसीईआरटी की मैथ्स का कोई एक चैप्टर है जो आपने एनसीईआरटी की बुक से कंप्लीटली कर लिया है, उसके सारे एग्जांपल्स कर लिए, उसके सारे आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, तो उसी एक चैप्टर का जो डिस्कशन है, उसी एक चैप्टर का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप दूसरे बुक से करो। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एनसीईआरटी का कोई मैं सिर्फ मैथ्स की नहीं, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी में कोई भी सब्जेक्ट लो, उस सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर पहले एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लो, और एनसीईआरटी से जब वो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो सिर्फ उसी एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को आप दूसरे हेल्प बुक या सेट बुक से देखो। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और साथ के साथ आपको अदर बुक्स भी पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको एक और बुक बताना चाहूंगा जो कि एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर भी एक बुक है जो कि एनसीईआरटी ही के पब्लिशन में ही होता है, जो कि सीबीएसई के अंडर ही होता है। तो ये जो एग्जाम्पलर होता है, ये साइंस का भी एक एग्जाम्पलर बुक आती है और मैथ्स की भी एग्जाम्पलर बुक आती है। तो मैथ्स एंड साइंस की एनसीईआरटी करने के बाद आपको मैथ्स और साइंस के एग्जाम्पलर भी करने हैं, क्योंकि उससे भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब आप सारे एनसीईआरटी कर लो सारे सब्जेक्ट की, और आप मैथ्स और साइंस के जब एग्जाम्पलर कर लो, तब जाके आप दूसरे बुक को, सेट बुक को रीड कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी के बुक्स को, सीबीएसई पब्लिकेशंस के बुक को रीड आउट करना मत भूलना। अब हम डिस्कशन करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सेल्फ लिंक। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट खास करके साइंस और एसएसटी के लिए। इसमें आपको क्या करना है कि जो एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो गया, साइंस का कोई एक चैप्टर हो मान लो, या फिर एसएसटी का कोई एक चैप्टर हो स्कूल में, या फिर किसी तरह से आपने खत्म कर लिया, पढ़ लिया, तो उसके आपने क्वेश्चंस कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि उस चैप्टर को अंदर से पढ़ के अपनी तरफ से खुद ही आपको 50 क्वेश्चन खुद क्रिएट करना है। अब इससे क्या होगा कि एक चैप्टर से अगर आप 50 क्वेश्चन खुद एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हो तो उसको आप क्रिएट भी कर रहे हो, आपको याद भी हो जाएगा और दोबारा पढ़ोगे। इससे क्या होगा कि एक चैप्टर आपका पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि एसएसटी और साइंस के अंदर कोई एक चैप्टर अगर आप कंप्लीटली पढ़ लेते हो तो आप एक अलग से नोटबुक लो, एक कॉपी लो, और उस कॉपी के अंदर चैप्टर के बीच बीच में से खुद क्वेश्चंस बनाओ और खुद आंसर उसको लिखो और खुद याद करो। तो इससे ही चैप्टर आपका, वो जो चैप्टर आपने किया है वो चैप्टर आपका और ज्यादा मजबूत और ज्यादा अच्छा हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं हमारे 6th पॉइंट की, जो कि है सिलेबस। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 2-2.5 सालों में कोरोना वायरस ने स्टडी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट किया है। हर एक सेक्टर को तो किया ही किया है, बट स्टडी सेक्टर वॉज मोस्ट इम्पैक्टेड ड्यू टू द कोरोना वायरस, और जिसकी वजह से स्टडी पैटर्न में, एग्जाम में और खास करके सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तो आप स्टडी को स्टार्ट करने से पहले हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से देख लें, जाँच लें, समझ लें और तभी उसकी तैयारी करें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे 7th पॉइंट की, जो कि है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है आपका जो फाइनल एग्जाम का जो मार्क्स आएगा वो हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का होगा, बट जो आपका ऐसे होगा, यानी कि जो फाइनल एग्जाम आपका होगा उसमें सिर्फ 80 मार्क्स से होंगे, तो बाकी के 20 मार्क्स का क्या होगा। तो मैं आपको हमें बता दूं, जो आपका एग्जाम होगा वो फाइनल एग्जाम 80 मार्क्स का होगा। बाकी 20 मार्क्स में से जो 10 मार्क्स आपके जुड़ेंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के जुड़ेंगे, मतलब आपके स्कूल के अंदर कोई यूटी हुआ, कोई यूनिट टेस्ट हुआ होगा या फिर पीरियोडिक असेसमेंट हुआ होगा या कोई टेस्ट हुआ होगा, 10 मार्क्स उसके जुड़ेंगे। बाकी जो 10 मार्क्स बच गए उसमें से 5 मार्क्स होंगे आपके प्रोजेक्ट के और बाकी 5 मार्क्स होंगे आपकी क्लास के एक्टिविटीज़ के, यानी कि मान लो आपके अटेंडेंस के हो गए या फिर आपकी हैंडराइटिंग के हो गए या फिर आपकी कॉपी कंप्लीटेशन के हो गए या फिर आप किसी क्वेश्चन के आंसर कैसे देते हो क्लास के अंदर, वो हो गए। तो इस तरह से आपके पूरे 100 मार्क्स जो हैं आपको फाइनल के अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर दिया जाएगा। दोबारा समझ लो, 80 मार्क्स का पेपर होगा, 10 मार्क्स का आपके स्कूल के अंदर जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो होंगे, 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा और 5 मार्क्स की जो आपकी क्लास की एक्टिविटीज़ होती हैं वो होंगी। इस तरह से आपके टोटल 100 मार्क्स का जो 100 मार्क्स का जो पेपर है हर स्टूडेंट का वो प्रिपेयर होगा। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट की, दैट इज 8th पॉइंट, एंड दैट इज एग्जाम प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर योर एग्जाम। तो देखो, सबसे मेन चीज जो होता है कि पूरे साल स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे साल हार्डवर्क करते हैं, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे को 10th में मार्क्स चाहिए, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, हर एक तैयारी करते हैं, बट वो चूकते कहाँ है, वो चूकते यहाँ पे है कि उन्हें एग्जाम के अंदर लिखना कैसे, उनको यही नहीं पता होता, मतलब हाउ टू प्रेजेंट देयर आंसर इन एग्जाम, उनको यही समझ में नहीं आता। और अगर जिस बच्चों को एग्जाम में लिखना कैसे यही पता नहीं होगा तो उसके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, और यहाँ पे सिर्फ मैं एसएसटी की नहीं, साइंस की नहीं, मैथ्स की नहीं, हर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये जानना है कि आप 10th के हर एक स्टूडेंट के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन कैसे दो, क्वेश्चंस के आंसर को कैसे लिखो, स्पेशली एसएसटी के अंदर, तो मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख लेना। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एसएसटी के एग्जाम को या फिर जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं उनको आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहोगे। तो इन सारी बातों पे गौर करना, ध्यान करना, और इस 1 साल के अंदर आप कड़ी मेहनत करो, और जिससे आपके एग्जाम में जो मार्क्स है वो 100% अच्छे आएंगे। तो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।